नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसके जरिए खेती किसानी से जुड़ी जितनी भी अहम जानकारियां हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बता दें हम आपको कि हम बात करेंगे हरे चारे की बुआई के बारे में, फिर मुलाकात करेंगे हमारे सफल किसान रवदीप सिंह से और फिर बात होगी राष्ट्रीय बागवानी मिशन की। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और बताते हैं आपको सबसे पहले कि दिल्ली स्थित नीति आयोग में एशिया और अफ्रीका में मुख्य धारा में आने वाले बाजरा के लिए मानचित्रण और साथ ही साथ अच्छी प्रथाओं के आदान प्रदान का शुभ आरंभ किया गया है। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, इस पर एक विशेष रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। एशिया और अफ्रीका में मुख्य धारा में आने वाले मिलेट्स के लिए मानचित्रण और अच्छी प्रथाओं के आदान प्रदान का शुभारंभ दिल्ली स्थित नीति आयोग भवन में किया गया। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद, नरा के सीईओ डॉक्टर अशोक दलवाई, नीति आयोग में कृषि सलाहकार नीलम पटेल, ICAR के सहायक महानिदेशक डॉक्टर DK यादव एवं नीति आयोग के अधिकारी उपस्थित थे। यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है। अब क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है, तो इसके संबंध में हाईएस्ट लेवल पे गवर्नमेंट में कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पे मिलेट को बढ़ावा देने के लिए देश में विदेश में क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, उनकी जिम्मेदारी सभी विभागों को दी गई है। तो नीति आयोग को भी कुछ जिम्मेदारियां इसमें मिली हैं। तो नीति आयोग बर्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि जो गुड प्रैक्टिसेस हैं मिलेट्स में, मिलेट उत्पादन में, मिलेट के प्रोसेसिंग में, मिलेट के प्रोडक्ट बनाने में, मिलेट की नीति में, तो हम एक वेब पोर्टल लॉन्च करके एशिया से अफ्रीका से उन लोगों की एंट्री लेंगे और फिर उनका चयन करेंगे कि उसमें बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या बेस्ट मिलेट्स रिलेटेड प्रैक्टिस कौन सी है, तो उनका चयन करके उनको एक जो है दूसरों के साथ शेयर करने के लिए आगे बढ़ावा देंगे। तो इसका मेन मकसद यही है कि मिलेट को आगे ले जाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और वो किसान के लेवल पे या किसी संस्था के लेवल पे या कम्युनिटी के लेवल पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लेवल पे मिलेट को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई अच्छी बातें हो रही हैं, उनका हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उनका एक कंपेंडियम बनाएंगे और फिर वो उसको एशिया और अफ्रीका में बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उन सब से शेयर करेंगे। कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हरा चारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, एक तो इसका इस्तेमाल पशु चारे के रूप में किया जा सकता है और साथ ही साथ खेतों में अच्छी खाद के रूप में भी इसको उपयोग में लाया जा सकता है। आज के हमारे सेगमेंट में बताएंगे हम आपको नेपियर घास के बारे में। जी हाँ, इसकी बुआई के लिए किस तरह की तैयारियां आपको करनी है, जानने के लिए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट पर। इस मौसम में ज्वार सबसे लोकप्रिय चारा फसल है। इसके लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। अगर जल निकास की अच्छी व्यवस्था है तो काली और भारी मिट्टी में ये अच्छी उपज देती है। 1 हेक्टेयर ज्वार बोने के लिए आमतौर पर 70 से 80 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होती है। एक कटाई वाली ज्वार के लिए नाइट्रोजन की आधी जबकि फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बोते समय देनी है। बाकी नाइट्रोजन 30 दिन बाद दी जाएगी। वहीं 1 से ज्यादा कटाई वाली ज्वार में 30 किलो नाइट्रोजन हर कटाई के बाद देनी चाहिए। जस्ते की कमी वाले इलाकों में प्रति हेक्टेयर 10 से 20 किलो जिंक सल्फेट बुआई के दौरान ही देना है। ज्वार, मक्का और बाजरे के अलावा लोबिया और ग्वार को 2:1 के अनुपात में बोने से ज्यादा पौष्टिक और अच्छा हरा चारा मिलता है। एकल कटाई के लिए यूपी चरी 1, यूपी चरी 2, पूसा चरी 6 और पूसा चरी 9 बेहतर किस्में हैं। 2 कटाई वाली किस्मों में MP चरी और जवाहर चरी 69 प्रमुख है।
जबकि बहु कटाई वाली किस्मों में पूसा चरी 615, पूसा चरी हाइब्रिड 109, पूसा चरी 23, मीठी सुडान और हरा सोना का चुनाव कर सकते हैं। ज्वार को अगेती या पछेती बोने पर भी चारे की अच्छी पैदावार हो जाती है। बोने का सही तरीका से ड्रिल है। इसमें बीज को 20 से 25 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों में बोते हैं। छोटा होने की वजह से बीज की गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। चारे वाले बाजरे की उन्नत किस्मों में GFB1, फोडर कम्बू 8, माल बांद्रो G2, पूसा मोती, राज बाजरा चरी 2 और UPFB1 प्रमुख है। एकल कटाई वाली किस्मों में पूसा चरी 6 और पूसा चरी 9, जबकि बहु कटाई वाली किस्मों में पूसा चरी 23 और पूसा चरी संकर 106, पूसा चरी संकर 109, पूसा चरी 615 और पूसा चरी 109 के नाम लिए जा सकते हैं। पूसा चरी 23 और पूसा चरी संकर 106 को पूरे भारत में कहीं भी उगा सकते हैं। अच्छे जल निकास वाली दोमट बलुई दोमट भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 1 या 2 देसी हल से करके खेत तैयार किया जाता है। बाजरे की फसल भारी बारिश वाले उन इलाकों में अच्छी तरह से की जा सकती है जहां पानी का भराव ना होता हो। आमतौर पर दाने वाली किस्में ही चारे के काम में लाई जाती है। जहां तक चारे वाली मक्का का सवाल है तो संकर किस्मों में गंगा 2, गंगा 5, गंगा 7, जबकि संकुल मक्का में अफ्रीकन टॉल और विजय प्रमुख है। इसी तरह देसी किस्मों में टाइप 41 को बोया जा सकता है। चारा फसल के लिए 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। बीज लाइनों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना है। संकर और संकुल किस्मों में प्रति हेक्टेयर 80 से 100 किलो, जबकि देसी किस्मों में 50 से 60 किलो बीज की जरूरत होगी। नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा बुआई के समय देनी है, बाकी 1/3 बुआई के 30 दिन बाद। नेपियर घास जबरदस्त हरा चारा है। इसकी रुपाई साल भर की जा सकती है। रुपाई के लिए खेत को जुताई करके समतल कर लेना चाहिए। 1 एकड़ में 50 सेंटीमीटर लंबी जड़ों के 2-3 गांठों वाले 11,000 टुकड़ों की जरूरत होगी। हर टुकड़े को आधा हिस्सा जमीन के ऊपर हवा में और बाकी जमीन के अंदर रहना चाहिए। नेपियर घास की प्रति एकड़ पैदावार 300 से 400 क्विंटल तक होती है। इस घास को कहीं भी लगाया जा सकता है। एक बार कटाई करने के बाद फिर से शाखाएं फूटने लगती हैं और 40 दिन में वो दोबारा कटाई के लायक हो जाती है। हर कटाई के बाद घास की जड़ों के आसपास थोड़ा सा यूरिया डालना है। इससे बढ़वार में तेजी आएगी। अच्छी पैदावार के लिए गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। खेती के क्षेत्र में आधुनिकता आए, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और इस दिशा में हमारे किसान भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जिनका नाम है रवदीप सिंह। जैविक खेती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं इन्होंने और सफलता हासिल की है। तो फिर आइए इन्हीं से मुलाकात करते हैं। कोविड महामारी के दौर में अच्छी सेहत हम सभी के लिए प्राथमिकता बन गई है और अच्छी सेहत पाने के लिए हम सभी को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का एक कारण खेती में हो रहे रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल भी है। ऐसे में सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और साथ ही किसान भी जैविक खेती के फायदों को जानकर इसे अपनाने लगे हैं।
आज बात एक ऐसे ही किसान रवदीप सिंह की करते हैं जो पंजाब के रहने वाले एक सफल किसान है, जिन्होंने अपने फार्म पर रसायनों का इस्तेमाल न करके 11 साल से जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है, जिससे वे लाभान्वित भी हो रहे हैं। 2009 में मेरे मदर बीमार हुए, उनको कैंसर था, तो वहाँ से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। उससे पहले मैं केमिकल फार्मर ही था, सब्जियों की खेती करता था और काफ़ी केमिकल यूज़ करता था। तो सबसे पहले तो मेरे को लगा कि यार जो हम खा रहे हैं तो वो तो सबसे पहले हमारे घर में ही हमें नुकसान दे रहा है। तो वहाँ से मेरी सोच थोड़ी बदलनी शुरू हुई। 2011 में मैंने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे शुरू की। तो शुरुआत में मैं बासमती और गेहूं की फसल करता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीख रहा था ये बातें, कुछ खेती विरासत मिशन जो NGO है उसके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग्स की। KVK के साथ एक यहाँ हंडिया में एक ट्रेनिंग वहाँ पे भी लगाई थी। तो मेन बात जो सीखने में आई वो थी कि क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अब पिछले 4-5 साल से मैंने बासमती की खेती तो बंद कर दी है और पूरा एक जो कहेंगे कि मिक्स्ड क्रॉप वाला जो सिस्टम है वो शुरू किया हुआ है। और इस वक्त मेरे पास मेरे खेतों में पूरे साल में 40 के आसपास फसलें होती हैं, जिसमें इस वक्त गेहूं, सरसों, अलसी, सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं और दालें भी हैं। तो वो सारी फसलें सारा साल लगभग चलती रहती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसान अगर 1 या 2 फसल की जगह पर मिश्रित खेती को अपना ले, जिसमें मुख्य फसलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दलहनी फसलें लगाई जाती है, तो किसान ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। इसी सोच को अपनाकर रवदीप सिंह भी अपने खेतों में मिश्रित खेती कर रहे हैं। इनके खेत में लगभग 40 तरह की फसलें लगी हुई है, जैसे गेहूं, अलसी, सरसों, दलहनी फसलें, सब्जियां और फल। इन सभी फसलों की खेती रवदीप सिंह जैविक पद्धति द्वारा ही करते हैं। इस जो खेती से जो हमें उपज होती है, हमारी वो 3 तरह की मार्केट है जिसको हम कवर करते हैं। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर से, हमारे खेत से ही बिकती हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, जैसे गेहूं है या सरसों वगैरह, अलसी वगैरह। दूसरा सामान हम शनिवार को यानी हफ्ते में एक दिन बरनाला शहर में, हमारा यहाँ शहर है पास में, उसमें हम एक दिन की फार्मर्स मार्केट लगाते हैं। उसमें हमारी सारी सब्जियां, फल, जो भी हमारा मतलब सामान होता है रिटेल वाला, वो वहाँ बिकता है। और तीसरी मार्केट हम जो जनरल मार्केट है, आम मंडी है जो अपनी शहर की, हम उसे कवर करते हैं, जो हमारे पास बल्क प्रोडक्शन होती है, चाहे वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों। तो हम तीनों तरह की मंडी को लेके चलते हैं। तो उसमें ऐसा है कि हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। बाकी जो आज से 10 साल पहले जो हमारा खर्चा था लेबर का, जो काफ़ी ज़्यादा था और मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी जो है कि इस वक्त हमारा खर्चा काफ़ी डाउन आ गया है और फसलें जो हैं वो पहले से ज़्यादा, पैदावार भी अब अच्छी हो गई है 10-11 साल में। तो अभी हमारी आमदन बढ़ी है और थोड़े खर्चे कम हुए हैं। रवदीप सिंह की कड़ी मेहनत और जैविक विधि की तरफ रुझान को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के वैज्ञानिक भी इनके संपर्क में आए। उनका मकसद रवदीप को जैविक पद्धति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराना था। साथ ही रवदीप को मिश्रित खेती के बारे में जानकारी देना भी था। पढ़े लिखे होने के कारण रवदीप सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर जैविक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दी और आज वे विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त हुए तमाम जानकारियां हासिल कर जैविक पद्धति को अपनाकर अपने फार्म पर खेती कर रहे हैं। साथ ही बड़ी सफलता के साथ अपने खेतों से प्राप्त उपज को बाजार में बेचकर लाभ भी कमा रहे हैं। इनकी इस बड़ी सफलता में कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला का भी बड़ा योगदान रहा है। लगभग 10 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे संपर्क में, हमने जब उनसे संपर्क किया तो 2015 में हमने उनसे संपर्क किया और उनको ये गाइड किया कि अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेते हैं तो जो आप जैविक खेती कर रहे हो उसमें आपका जो है ज्ञान बढ़ेगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जैविक खेती की, जो भी जैविक खेती में आपको प्रॉब्लम आ रही हैं या वीड की प्रॉब्लम आती है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती है क्रॉप्स में, उसको आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो जब हमने इनको ट्रेन किया तो इनको ये पर्टिकुलरली ये समझाया कि जब तक आप राइस वीट को नहीं छोड़ते हो, गेहूँ और धान के फसल चक्कर को आप नहीं छोड़ते हो,
तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने इनको एक क्रॉपिंग सिस्टम जो मेनली मिक्स्ड क्रॉपिंग है उसमें हमने इनको बताया कि डिफरेंट क्रॉप्स अगर आप जाते हो तो उसमें आपका जो क्रॉप रोटेशन है प्रॉपर तरीके से चलेगा, जिससे आपकी जो फसलों की जो उनके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी और आपका जो फसल उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। तो वो थोड़े पढ़े लिखे फार्मर हैं, इजीली समझ गए और उन्होंने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया और आज वो इतने इंडिपेंडेंट हैं कि हमारी बिना मदद के भी वो पूरी तरह अपने फार्म को संभाल पाते हैं, मार्केटिंग भी अच्छी कर रहे हैं और पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री भी हैं। और अगर जब कभी उन्हें कोई भी सलाह या किसी भी नई चीज़ की जैविक खेती के लिए ज़रूरत होती है वो तो हमसे संपर्क कर लेते हैं और हम उनकी जो है हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। बाकी युवा किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जिस मोड़ पे हम आज खड़े हैं, हमारे पास और जैविक के बिना हमारे पास और कोई रास्ता है ही नहीं। सिर्फ एक ही रास्ता है, जैसे हम खुद अपने परिवार को, अपने समाज को, इस एनवायरनमेंट को और इस धरती को एक अच्छा बना सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। जैविक खेती को अपनाकर रवदीप सिंह अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। वो अपने क्षेत्र में एक सफल किसान के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही युवा किसानों के बीच प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। किसान भाइयों बहनों, हम आपको लगातार बताते हैं कि हमारी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं ताकि खेती किसानी के क्षेत्र में बदलाव आए, हमारे किसान सशक्त हो। बता दें आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको जानकारी देंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन की। इस मिशन की शुरुआत क्यों की गई, किस तरह का बदलाव आया है, इसकी शुरुआत के बाद से जानकारी के लिए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट पर। दूसरी फसलों के मुकाबले बागवानी फसल काफी महंगी बिकती है। इसी वजह से ये कम जमीन में ज्यादा मुनाफा देती है। यही कारण है कि कई लोग इन्हें छोटे किसानों के लिए बड़े वरदान के तौर पर देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 2005-06 में हुई थी। इसका उद्देश्य बागवानी फसलों का आमूल-चूल विकास था, जिसमें इनकी खेती, कटाई उपरांत क्रियाकलाप, यहाँ तक कि मार्केटिंग भी शामिल है। बागवानी फसलों में फलों, फूलों और सब्जियों के अलावा मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे, मशरूम और बांस के अलावा और भी कई तरह की फसलें आती हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन फलों, सब्जियों और फूलों पर खास ध्यान दे रहा है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर ये मिशन बाकी सभी राज्यों में लागू है। इस तरह 18 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसका फायदा उठा रहे हैं। इसे केंद्र सरकार ने शुरू किया था, लेकिन लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों के पास है। बागवानी क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए इस योजना के तहत बागवानी फसलों की पैदावार बढ़ाई जा रही है
उनमें पोषणता का इजाफा किया जा रहा है। किसान परिवारों की आय बढ़ाने की कोशिश हो रही है। बागवानी में खेती के आधुनिक तरीके शामिल किए जा रहे हैं। साथ ही कुशल या अकुशल लोगों, खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम किया जा रहा है। संरक्षित खेती इस मिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। संरक्षित खेती के अंतर्गत ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो या हाई टनल और मल्चिंग वगैरह पर जोर दिया जाता है। बागवानी फसलों को चूंकि बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है और इन पर मौसम की मार का बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से संरक्षित खेती इनके लिए बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के पहले चरण में बागवानी फसलों का रकबा बढ़ाने पर बल दिया गया और बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई से भी जोड़ा गया। ज्यादातर बागवानी फसलें चूंकि रुपाई वाली होती है, इसलिए इनमें टपक सिंचाई पद्धति बेहद कारगर है। यह ऐसी विधि है जो पानी की भी बचत करती है और फसल लागत को भी कम कर देती है। कटाई के बाद बागवानी फसलों में नुकसान का अनुपात काफी ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि करीब 15 से 20% बागवानी फसलें उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती है। यही वजह है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। खासतौर से प्रसंस्करण तकनीक किसानों तक पहुंचाई जा रही है और भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। सरकार इस मिशन के तहत किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। मिसाल के तौर पर संरक्षित खेती का ढांचा विकसित करने के लिए 50 से 70% तक का सरकारी अनुदान है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सहायक कृषि अधिकारी या फिर जिला उद्यान कार्यालय में संपर्क करना होगा। बाद में केंद्र सरकार ने बागवानी फसलों के और बेहतर विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन शुरू किया और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को भी उसमें शामिल कर दिया गया। तो ये था कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आपको देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमारा पता भी नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।